हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। बीबीटी थ्योरी हम कवर कर चुके थे। बीबीटी थ्योरी की काफ़ी सारी लिमिटेशंस हम देख चुके थे। क्या क्या लिमिटेशंस थी उनकी? सबसे पहली बात तो वो थ्योरी पूरी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट डेटा पे बेस्ड थी, कोऑर्डिनेशन नंबर पर, और उसी के बेस पर हम क्या निकाल लेते थे, उससे ज्योमेट्री कैलकुलेट कर लेते थे। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस थी उनकी। क्या क्या लिमिटेशंस थी उनकी? एक तो वो कलर्स, कॉम्प्लेक्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो किस वजह से होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो उन्होंने बात कर दी थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वजह से कलर होते हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स का कलर होता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वो बात नहीं कर पाए थे कि हाँ उस कलर्स का कारण क्या है, किस वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप के कलर्स हो करता है। और किसी तरह की उन्होंने स्टेबिलिटी की बात नहीं की कॉम्प्लेक्स की, कब कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होगा और कब काइनेटिकली स्टेबल होगा, है ना। वीक फील्ड लिगेंड की उन्होंने बात नहीं की थी, तो हम काफ़ी सारी लिमिटेशंस उसकी देख चुके थे कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए थे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया था। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किस तरह की कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी, उस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो कुछ इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, कब कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली स्टेबल होगा, कब थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होगा, काफ़ी सारी इनकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हाँ, आज वही थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये थ्योरी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये थ्योरी दी किसने थी। तो ये थ्योरी दी थी एच. बेथ वैन ब्लीक। अब जो पढ़ना चाहो आप इसे पढ़ सकते हो कि एच. बेथ वैन ब्लीक, एच. बेथ वैन ब्लीक ने ये थ्योरी दी थी। क्या कहती है ये थ्योरी? बीबीटी थ्योरी क्या कहती है कि बीबीटी थ्योरी कहती है कि मेटल है, मेटल जो है, मेटल से लिगेंड जुड़ने आ रहे हैं और लिगेंड जो है खाली ऑर्बिटल की या खाली डब्बों की व्यवस्था करती है। किसके जुड़ने के लिए? मेटल से जब लिगेंड जुड़ता है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आता है। अब चाहे मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड के रूप में हो, चाहे वो लोन पेयर के रूप में हो, कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से जुड़ सकती है लिगेंड मेटल से। तो मेटल को क्या करना था? खाली ऑर्बिटल का अरेंजमेंट करना होता था, फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में चली जाती थी और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री वहाँ पे मिल जाती थी। ठीक, लेकिन सीएफटी थ्योरी ने क्या कहा कि सीएफटी थ्योरी कहती है कि लिगेंड मेटल से जुड़ने आते तो हैं कि भाई लिगेंड आ रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे तो रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देते। क्या होता है कि लिगेंड की प्रेजेंस में मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, लिगेंड के प्रभाव में वो टूट फूट हो जाती है, उसमें उसकी जो डी ऑर्बिटल है वो अलग अलग हो जाती है। अब कौन कौन सी ऑर्बिटल स्प्लिट होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी, इस स्प्लिटिंग के माध्यम से या स्प्लिटिंग की हेल्प से हम उसको समझ लेते हैं। कि एक्चुअल में कहानी क्या समझाई थी मैंने वहाँ भी कि सेंट्रल में क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, सपोज Fe(H2O) का होल 6 है और +2 स्टेट में, तो सेंटर में क्या होगा? मेटल होगी। और किस स्टेट में है? +2 स्टेट में। अब +2 स्टेट में है आयरन, तो इसके पास अपनी डी ऑर्बिटल होंगे। डी में कितना होगा मेटल के? 6। और एस में कितने होंगे? 0। और पी में भी कितने होंगे? 0। ये चीज़ें हम काफ़ी बार देख भी चुके हैं कि अगर हम किसी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन करें तो डी ऑर्बिटल होगी। इससे पहले के तो सारे कैसे होंगे? फील्ड होंगे। क्या लिख सकते हैं इसके लिए? आर्गन। आर्गन के बाद क्या आ जाएगा? 3d6, 4s0 और 4p0। अब मेटल की डी ऑर्बिटल्स में क्या है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6। एस क्या है? खाली है। पी क्या है? तीनों खाली हैं। तो मेटल्स के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड जब कोई आता है उसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी इसी बेस पे है कि जब कोई मेटल होती है और मेटल से लिगेंड जुड़ने ही आने वाले होते हैं, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है?
रिपल्सन होता है, क्योंकि मेटल के पास भी हालांकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है तो लिगेंड भी इसकी ओर को पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और लिगेंड के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से लिगेंड मेटल से जुड़ने आ रहे होंगे। लेकिन वहाँ पे मेटल की जो बैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉन, उसमें भी कौन सी के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब देखो एस में और पी में तो है नहीं, अब कौन सी होगी, आउटर सेल, थर्ड सेल, तो थर्ड सेल के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कौन आ रहा होगा, यहाँ पे H2O आ रहा होगा आयरन से जुड़ने, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, और रिपल्सन की वजह से मेटल क्या होती है, मेटल की जो d ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसकी कहानी जो है, पूरी की पूरी कहानी इस CFT की इसी बेस पर है कि क्या कि मेटल है, मेटल से लिगेंड जुड़ने आ रहे हैं, और मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, और उसी रिपल्सन की वजह से मेटल की d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, कुछ की एनर्जी कम और कुछ की एनर्जी ज़्यादा। अब कैसे टूटती है, क्या क्या इन्होंने एक एक करके हम इसके पोस्टुलेट को देख लेते हैं। तो क्या क्या कहा इन्होंने पहले अपने पोस्टुलेट्स में कहा कि दी किसने थी, एच बेथ वैन ब्लेक ने। इन्होंने कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उस कॉम्प्लेक्स में ये पॉइंट चार्जेज की तरह काम करते हैं। मेटल को हम पॉजिटिव पोल कहेंगे और लिगेंड को हम क्या कहेंगे, निगेटिव पोल कह सकते हैं या डाइपोल कह सकते हैं। निगेटिव पोल या किसी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, है ना, कि मेटल है, मेटल तो जनरली पॉजिटिव स्टेट में अपने कॉम्प्लेक्स बनाती है, हालांकि न्यूट्रल में भी बनाती है, लेकिन जनरली किस में बनाती है, पॉजिटिव पोल के रूप में। और इस थ्योरी ने कहा कि जो लिगेंड है वो डाइपोल की तरह भी बिहेव कर सकता है, जैसे अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, तो वो डाइपोल की तरह करेगा, क्योंकि कैसा होता है ये, वाटर मॉलिक्यूल हो, अमोनिया हो, कोई सा भी लिगेंड हो, अगर न्यूट्रल है तो कहीं ना कहीं पोलर की तरह काम कर रहा होगा जनरली, है ना, क्या बोलेंगे उसे, डाइपोल। तो इस थ्योरी ने क्या कहा, मैंने नहीं कहा, किसने कहा, इस थ्योरी ने कहा कि भाई जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो जनरली डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे, और जो निगेटिव लिगेंड्स होते हैं वो जनरली एनायन के रूप में काम करेंगे, मतलब निगेटिव चार्ज स्पीसीज की तरह काम करेंगे, या ये मेटल काम करेगा पॉजिटिव पोल की तरह, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट की तरह, ठीक है, धनात्मक बिंदु आवेश की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, ऋणात्मक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, या एक डाइपोल की तरह काम करेगा, एक द्विध्रुव अणु की तरह काम करेगा, है ना, और दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो मेटल और लिगेंड एक दूसरे के इस तरह से क्लोज आ जाएंगे और क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मेटल की जो d ऑर्बिटल है, जैसे ही उससे लिगेंड जुड़ने आने वाले होते हैं, कि सपोज मेटल है, फ्री मेटल है, अब तक लिगेंड पता चला कि हाँ भाई कॉम्प्लेक्स बनाना है, और लिगेंड जो है आने वाले हैं, तो मेटल की जो d ऑर्बिटल है उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। मेटल की d ऑर्बिटल की जब लिगेंड जो है आने ही वाले हैं, अभी लिगेंड जुड़े नहीं है, क्या है, लिगेंड आने वाले हैं। सपोज कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड आ रहे हैं, ठीक, तो 6 लिगेंड में कौन सा फील्ड जनरेट होगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड जनरेट होगा, है ना, या कौन सी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो अगर जैसे ही 6 लिगेंड मेटल से जुड़ने आने वाले होते हैं, तो मेटल की जो 5 d ऑर्बिटल की एनर्जी है वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी, अभी जुड़े नहीं है। अब वही वाली बात, जैसे कि हाँ भाई मैंने BBT में भी बताया था कि तुम्हारे यहाँ गेस्ट आने वाले होते हैं, तो तुम क्या करना शुरू कर देते हो, तैयारियाँ शुरू कर देते हो कि हाँ जी गेस्ट आने वाले हैं हमारे यहाँ, तो कमरों की जो है व्यवस्था करना शुरू कर देते हो, खाने की भी तैयारी करनी शुरू कर देते हो। सेम कहानी यहाँ पे है कि जैसे ही मेटल से लिगेंड जुड़ने आने वाले थे, तो मेटल की एनर्जी क्या हुई, थोड़ी सी 5 d ऑर्बिटल की थोड़ी लिगेंड की प्रेजेंस में हाई हुई, क्योंकि इसका भी अपना एक सबका मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लिगेंड का। तो ये क्या है, मेटल फ्री स्टेट में है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे मेटल से क्या आ रहे हैं, मेटल को लगा कि हाँ भाई 6 लिगेंड यहाँ से आने वाले हैं, ठीक। तो ये एक थोड़ी सी एनर्जी क्या हो गई, इन 5 d ऑर्बिटल की हाई हो गई। लेकिन जैसे ही मेटल से लिगेंड जुड़ने वाले हैं, जैसे ही मेटल से लिगेंड जुड़ने वाले थे,
तो मेटल की जो डी ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई। ठीक, अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड था क्योंकि 6 लिगेंड थे, तो वो क्या हुआ, 2 पार्ट में स्प्लिट हुई है। कौन कौन से 2 पार्ट में स्प्लिट हुई है, एक तो dx² माइनस y² और एक dz²। ये 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, इन 5 डी ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, तभी हम इसको क्या लिख सकते हैं 3y5 डेल्टा O। क्या लिखेंगे 3y5 डेल्टा O। क्यों, क्योंकि इनकी जो टोटल 5 ऑर्बिटल थी है और इन 3 ऑर्बिटल की तुलना में इनकी एनर्जी क्या हुई है, ज़्यादा हुई है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसे 3y5 डेल्टा O या 0.6 डेल्टा O। तो इनकी एनर्जी दोनों ऑर्बिटल की इन 5 डी ऑर्बिटल से ज़्यादा हो जाती है, और कितनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी 3y5। और इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी, सॉरी 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल से कम हो जाती है, तो उसको किस रूप में लिखते हैं 2/5 डेल्टा O या फिर 0.4 डेल्टा O। अब बात आती है कि ये जो 5 डी ऑर्बिटल थी ये 2 पार्ट में स्प्लिट हुई हैं और ये इधर 3 पार्ट में स्प्लिट हुई है, मतलब 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम और 2 की ज़्यादा। अब ये ऐसा क्या हुआ होगा कि इन डी ऑर्बिटल में 2 की एनर्जी तो ज़्यादा हो गई और 1 की एनर्जी क्या हो गई, सॉरी 3 की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सबको पता है कौन से हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनती है, sp3d2। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं और 2 d। अब ये जो 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, वो कौन सी बताई थी मैंने बीबीटी में, dx² माइनस y² और dz²। ठीक है, तो इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है और 3 की क्या हो जाती है, कम। अभी ये क्या कारण है कि इनकी 3 की कम हो जाती है और 2 की ज़्यादा हो जाती है, तो इसका कारण क्या है कि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है, जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उसमें क्या होता है, लिगेंड सभी लिगेंड के बीच में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। ये कैसी ज्योमेट्री है, हमने बीबीटी में भी पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में क्या होता है, सभी लिगेंड्स क्या होते हैं, एक्सिस की ऊपर से मेटल की ओर को अप्रोच करते हैं। सपोज ये कैसी एक्सिस है, x, ये कैसी एक्सिस है, y, और ये वाली कैसी एक्सिस है, z। तो जितने भी लिगेंड्स होते हैं जो मेटल की ओर आ रहे होते हैं, तो वो कौन सी एक्सिस से आ रहे होते हैं, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है, z एक्सिस है। तो ये तीनों एक्सिस किस तरह से हैं कि x, y और z। अब सभी में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का, है ना। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री कितनी होती है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब एक्सिस के बीच में भी जितनी भी हम एक्सिस एज्यूम करते हैं x, y, z, उसमें भी कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री। क्यों, अब क्योंकि लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं। अब एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं, तो जिन ऑर्बिटल की लोब एक्सिस के ऊपर होती है, 5 डी ऑर्बिटल में जिन ऑर्बिटल की लोब एक्सिस के ऊपर होती है, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है रिपल्सन की वजह से। और जिनकी लोब एक्सिस के बीच में होती है, उनकी क्या हो जाती है, क्योंकि लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस के ऊपर से। अब डी ऑर्बिटल्स में क्या है, मेटल की इलेक्ट्रॉन्स है, और लिगेंड के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अभी अभी हमने बात की थी। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से उन डी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाती है जिनकी लोब एक्सिस के ऊपर होती है, और उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है जिनकी लोब एक्सिस के बीच में होती है। अब हमने जब भी 11th क्लास में भी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर पढ़ाई है, वहाँ पे भी डिस्कस किया था, और अभी अभी बीबीटी थ्योरी में भी हमने डिस्कशन किया है क्या, कि 5 डी ऑर्बिटल में से dx² माइनस y², सपोज ये ऑर्बिटल है और ये कैसी है, dz² है, पता है ना, डंबल विद ए कॉलर या डंबल विद ए रिंग, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं। और ये कैसी होती है, डबल डंबल। तो dx² माइनस y² और dz², इन दोनों ऑर्बिटल्स की लोब क्या होती हैं, एक्सिस के ऊपर होती हैं, जबकि dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल की लोब एक्सिस के
बीच में होती है। तो जिन ऑर्बिटल की लोब एक्सिस के देखो खुद सोचो बीच में है, तो लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि एक्सिस के ऊपर से। तो जो लोब एक्सिस के ऊपर होंगी उनके लिए रिपल्सन ज़्यादा होगा, या जो एक्सिस के बीच में होंगी, एक्सिस के ऊपर वाली के लिए रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी हाई हो जाती है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि इनकी लोब एक्सिस के बीच में होती है, इनकी लोब एक्सिस के ऊपर होती है। और लिगेंड कहाँ से अप्रोच करता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक्सिस के ऊपर से। तो इसी वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा और इनकी कम। इन तीनों डी ऑर्बिटल की एनर्जी मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि इन दो के कंपेयर में कम है, तो क्या हो गया 2/5 या 0.4 डेल्टा ओ। अब ये बात आती है डेल्टा क्या है। डेल्टा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। डेल्टा क्या है, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है, तो इतना इनके बीच का जो एनर्जी का गैप है उसको हम किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ CFSC के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब CFSC किस कॉम्प्लेक्स के लिए कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितने हैं। ठीक है, इन डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने T2G में हैं, कितने EG में हैं, वो भी हम निकालना सीखेंगे, कैसे किस फील्ड में किस तरह की CFSC होगी। लेकिन जो टोटल होगा वो क्या होगा, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इनके बीच का एनर्जी गैप है जनरली वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग है वो हम कौन से फील्ड में पढ़ रहे हैं, अभी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से। तो डेल्टा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओ क्या है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, अष्टफलकीय क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे। अब इसे 3/5 को 0.6 डेल्टा वो भी लिख सकते हो, है ना। तो स्पेशली आपको यही लिखना है, क्या 0.6 के रूप में लिखना है और 0.4 के रूप में लिखना है। अब बात आती है कि ये प्लस में होता है और ये माइनस में। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है स्टेबलाइजेशन को और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है डिस्टेबलाइजेशन को, है ना। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन को, मतलब इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, इनके कंपेयर में पांचों डी ऑर्बिटल के कंपेयर में जो एवरेज एनर्जी थी उनके कंपेयर में इनकी क्या है, कम है, तो इनका क्या हो गया, स्टेबलाइजेशन। और इन दोनों डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है तो इनका क्या हो गया, डिस्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब एक टर्म और लिख रखा है यहाँ पे हमने, EG। EG किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा E और T ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ले लिए हैं। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिए गए हैं जिसे हम बोलते हैं ET। अब ऐसे ही कहीं कहीं आप हायर एजुकेशन में और पढ़ोगे, किसी को A से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को E से करते हैं, किसी को T से करते हैं। तो ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिए गए हैं। अब डी ऑर्बिटल्स हैं तो डी ऑर्बिटल्स में इन दोनों के लिए EG लिखा गया है और इनके लिए T2G लिखा गया है। अब ये G किसको रिप्रेजेंट करता है, G रिप्रेजेंट करता है सेंट्रो सिमेट्रिक और सेंट्रो एसिमेट्रिक। ठीक है, कि G का मतलब होता है G रेड। हमने 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि जो p ऑर्बिटल होती है वो कैसी होती है, अनजीरेड, क्योंकि ये सेंट्रो एसिमेट्रिक होती है। ये d ऑर्बिटल होती हैं वो कैसी होती है, सेंट्रो सिमेट्रिक होती है। ठीक, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जी रेड। तो वहाँ पे ये जी रेड और अनजीरेड टेक्निकल टर्म हमने वहाँ पे पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जी रेड और अनजीरेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जी और जी कहीं पर देखो, जब हम टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जी नहीं लगाएंगे, तो वो भी हम बात करेंगे वहाँ पे कि क्यों नहीं लगाया। फिलहाल जी का मतलब यहाँ क्या है, सेंट्रो सिमेट्रिक, मतलब कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और सारे लिगेंड हमारे सेम हैं, तो सारा पूरा का पूरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, सेंट्रोसिमेट्रिक होगा। और सेंट्रोसिमेट्रिक या कोई भी स्पीसीज अगर सिमेट्रिक है, चाहे वो किसी ऑर्बिटल्स की बात करें चाहे कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज करते हैं जी। तो इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं इसे T2G से और इधर EG से। अब बात कर लेते हैं कि टेट्राहेड्रल फील्ड में किस तरह से जो है स्प्लिटिंग होती है मेटल की डी ऑर्बिटल की। अभी अभी हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में बात की थी, तो वहाँ क्या था, EG ऑर्बिटल या EG सेट की एनर्जी ज़्यादा थी और T2G सेट की एनर्जी कम थी। ऐसा क्यों हुआ,
कि यहाँ पे अब रिवर्स हो गया क्या कि T2 की एनर्जी ज़्यादा हो गई और E की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पे देखो हमने G हटा दिया, क्यों हटाया क्यों नहीं हटाया सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब सिंपल से वही बात कि मेटल की d ऑर्बिटल थी, अभी मेटल क्या था, फ्री था। अब लिगेंड कितने आ रहे हैं उससे, अब कितने कोऑर्डिनेशन नंबर में बनेगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कॉम्प्लेक्स बनेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है, 4 में। ऐसे ही 4 में स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता था यहाँ, लेकिन ये किसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में टेट्राहेड्रल फील्ड में बात कर रहे हैं, ठीक। तो टेट्राहेड्रल फील्ड बनेगा तो कितने लिगेंड जुड़ने आ रहे होंगे, 4। अब 4 लिगेंड यहाँ पे जुड़ने आ रहे होंगे। तो अभी मेटल क्या है, फ्री स्टेट में। अब जैसे ही 4 लिगेंड जुड़ने आ रहे होंगे और 4 लिगेंड अगर जुड़ने आ रहे होंगे तो ज्योमेट्री की अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड की। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में अगर देखें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की। लिगेंड ये एक्स एक्सिस सपोज, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये क्या है हमारे पास, लिगेंड। तो टेट्राहेड्रल फील्ड को अगर हम एज्यूम करें तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड होते हैं वो मेटल के पास एक्सिस के बिल्कुल सामने से अप्रोच ना करके, एक्सिस के कहाँ से करते हैं, बीच से अप्रोच करते हैं, एक्सिस के बीच से अप्रोच करते हैं। देखो आप, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, ये कौन सी है, वाई, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। तो यहाँ से ये जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है बिल्कुल बीच से तो अप्रोच नहीं करते, लेकिन हाँ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में से आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जिन मेटल की डी ऑर्बिटल्स की लोब एक्सिस के बीच में है, अब क्योंकि लिगेंड भी कहाँ रहे हैं, एक्सिस के बीच से आ रहे हैं, तो जिन मेटल की लोब एक्सिस के बीच में है या जिन डी ऑर्बिटल्स की लोब एक्सिस के बीच में है उनके लिए रिपल्सन क्या होगा, अब ज़्यादा होगा। किनके कंपेयर में, जिनकी लोब एक्सिस के ऊपर है। क्यों, क्योंकि अब लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस के बीच से, ठीक। तो हमने ये बात की थी कौन कौन सी, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। अब क्योंकि लोब कहाँ है, यहाँ एक्सिस के बीच में, ठीक है, कहाँ है, यहाँ एक्सिस के बीच में लाई कर रही है। अब लिगेंड भी कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस के बीच से आ रहे हैं। तो उन ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जो कि एक्सिस के बीच में लाई करती है या जिनकी लोब एक्सिस के बीच में होती है ना। तो कौन सी ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में बताई थी अभी हमने, कौन सी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, अब क्योंकि लिगेंड एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहा है, हालांकि बिल्कुल सामने से अप्रोच नहीं करता, हाँ इनके ज़्यादा क्लोज होता है, और जो एक्सिस पे लोब होंगी जिन ऑर्बिटल की उनके थोड़ा सा दूर होता है। तो किनके लिए रिपल्सन ज़्यादा होता है, जो लोब एक्सिस के बीच में होती हैं। तो तभी इन ऑर्बिटल की एनर्जी टेट्राहेड्रल फील्ड के केस में क्या हो जाती हैं, ज़्यादा। और इन वाली जो दो ऑर्बिटल हैं कौन कौन सी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स से कम हो जाती है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, क्योंकि इन तीन के कंपेयर में इन दो की क्या हुई है, कम हुई है। तो क्या बोलेंगे 3/5 डेल्टा टी। अब इन दो के कंपेयर में इन तीनों की ज़्यादा हुई है तो क्या करेंगे 2/5 डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, या 0.4 डेल्टा टी माइनस 0.6 डेल्टा टी। ये क्या है, बैरी सेंटर है, ये एक एवरेज सेंटर है ना। इन दोनों के बीच का एक एवरेज एनर्जी है, उसे क्या बोल दिया, बैरी सेंटर, ठीक। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डेल्टा से, और क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड है तो क्या लगा दिया, टी लगा दिया। अब हमने क्या किया है, यहाँ से जी हटा दिया, क्यों, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सेंट्रोसिमेट्री नहीं होते, मतलब इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। क्योंकि देखो मेटल से सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस है उसके सेंटर से दोनों ओर सेम डिस्टेंस पे चलने पर अगर सेम स्पीसीज मिल रही है तो हम कहेंगे उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे
ऑक्टाहेड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कह दो, मेटल से इधर चला लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इस तरह का होता है। मेटल से सेंटर से इधर चला मैं, तो ये क्या है लिगेंड, इधर क्या है लिगेंड, और सेम लिगेंड है सपोज दोनों, तो इसे क्या कहेंगे इस समय, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। ऐसे ही मेटल से इधर चला सेम डिस्टेंस पे, इधर चला तो सेम लिगेंड मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन इधर देखो, मेटल से अगर इस लाइन के सापेक्ष अगर मैं चला, इस लाइन के थ्रू चला, तो इधर तो लिगेंड है लेकिन इधर पे कोई लिगेंड इसके जस्ट सामने नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ से क्या है G को हटा देते हैं, ठीक है। T2G और EG ना लिख करके इनका कोई सम्मान नहीं करते हैं हम, क्या करेंगे सिर्फ T2 लिखेंगे और E लिखेंगे, है ना। हाँ, क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, सेंट्रो एसिमेट्रिक, असम्मित होते हैं ये, केंद्रीय सम्मिति इसमें उपस्थित नहीं होती है। जबकि अष्टफल के यौगिकों में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है काफ़ी सारे केस में जो है, तो इसी केस लिए उनके लिए क्या लगाते हैं हम, G लगा देते हैं। तो G किसके केस में लगाएंगे, केवल ऑक्टाहेड्रल के केस में, ठीक। तो ये था कुछ इनके स्प्लिटिंग के बारे में। अब आपके 12th लेवल तक केवल और केवल जनरली कहाँ पूछेगा, या तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पूछेगा या टेट्राहेड्रल में। तो होने को तो स्क्वायर प्लेनर केस में भी इसी तरह से स्प्लिटिंग होती है, बस उसमें T2 ये dx² y² और dz² इनकी एनर्जी ऊपर होती है, तो वो भी अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से उसमें स्प्लिटिंग होती है। तो ये था जनरली कि कैसे जो है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, मेटल की डी ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हाँ कैसे हम मेटल के केस में इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, है ना। तो बेटा अब हमने क्या देखा कि हाँ टेट्राहेड्रल फील्ड में और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। होने को तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, लेकिन अभी हम जो लेवल रख रहे हैं स्पेशली वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के NCERT के बेस पर चल रहे हैं ना। कभी एक दो बार आपसे नीट वगैरह के एग्ज़ाम में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पूछा गया भी है नीट के एग्ज़ाम में, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हम इसका एक्सरसाइज वाला पोर्शन करेंगे कि किस तरह से उसमें स्प्लिटिंग होती है, कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं। तो हम बेटा नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जहाँ पर CFSC इफेक्ट होती है, कि CFSC को या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, है ना। कि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन कैसे प्रभावित करते हैं। अब क्योंकि देखो हर कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मेटल के D इलेक्ट्रॉन्स कैसे अफेक्ट करते हैं, मेटल को सराउंडिंग लिगेंड्स कैसे अफेक्ट करते हैं CFSC को, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स की CFSC क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए।